नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं और ये है अर्थात। हर हफ्ते हम आ जाते हैं संडे को आप लोगों के बीच में सुबह 10 बजे। साथ में रहते हैं अंशुमान जी। अंशुमान जी कैसे हैं? धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। हर एपिसोड पे जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, लोगों के प्रश्न आते हैं और प्रश्न पूछने से हमें ये समझ में आता है कि कितनी उत्सुकता है लोगों में इन चीज़ों को समझने की। और यही हमारा मूल उद्देश्य है सिद्धांत, कि हम आपके प्रश्नों को जगा सके, आपकी उत्सुकता को जगा सके और जो आर्थिक विषय, आपकी बचत, आपकी पूंजी, आपका टैक्स है, उसको आप समझने की कोशिश करें। तो अर्थात ऐसा एक चीज ही है, अर्थात एक ऐसी बातचीत है। मतलब हम खुद, मतलब मैं खुद इससे बहुत ज्यादा शिक्षित होता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं, बहुत सारा कुछ सीखते हैं, लोग बहुत सारा कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं सोने पर कि सोने की खरीदारी बढ़ रही है और सोने का क्या किया जाए, क्यों बढ़ रहे हैं दाम, लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो इन सब बातों पर हम थोड़ी सी बातचीत इस एपिसोड के एंड में आपके लिए लेकर आएंगे। और अवश्य। जिस दिन आप ये एपिसोड देख रहे हैं सर, जिस समय ये एपिसोड आ रहा है अंशुमान जी, 16 अगस्त तारीख है ये। हम तो थोड़ा पहले रिकॉर्ड करते ही हैं। 15 अगस्त वाली एक डेडलाइन थी, एक वैक्सीन आने की हमारी। आईसीएमआर ने जो एक अप्राकृतिक सी डेडलाइन दी थी कि हम 1 महीने में वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च कर देंगे। वो डेडलाइन बीत गई है, रशिया की वैक्सीन सामने है। तो अब वैक्सीन के फ्रंट पे भी आगे कभी हम लोग बात किया जाएगा इस पे विस्तार से, क्योंकि जरूर। लोग बहुत इस पे बहुत जानना चाहते हैं। हाँ, और ये जो एक नए किस्म का वैक्सीन नेशनलिज्म शुरू हो गया है ना, कि दुनिया का हर देश वैक्सीन वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके का वैक्सीन राष्ट्रवाद है, बजाय इसके कि अगर दुनिया के सारे देश अपनी ताकत एक साथ लगा लेते और कुछ देश मिलकर वैक्सीन डेवलप करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वैक्सीन की बहस हम आगे, वैक्सीन को और गहराई से हम परखने की कोशिश करेंगे। अर्थात में बिल्कुल शुरुआत में हम वैक्सीन की तैयारियों पर एक चर्चा कर चुके हैं कि वैक्सीन कैसे बनेंगी, क्या हो रहा है और इनका भविष्य कैसा है। हाँ, और मतलब वैक्सीन नेशनलिज्म, मुझे यहाँ पर एक लेख याद आ गया, किसका था मुझे नहीं पता, कि WHO कमोबेश उस लेख का दावा था। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि WHO कमोबेश उसी देश की बात करता है, उसी देश की भाषा में बोलता है जिससे सबसे अधिक फंडिंग मिलती है उसे, और उसके अनुसार पूरा वो हेल्थ का प्रोपेगेंडा, वैक्सीन का प्रोपेगेंडा रिवॉल्व करता है। ऐसी बातें थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अर्थात में हम आते हैं। सबसे पहले पिछला अंक, आपको आपकी जिज्ञासाएं थी बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर्स को लेकर। पिछले अंक पे भी बहुत सारे सवाल आए थे और वो अंक आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और पिछले अंक में सर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत की थी, और जो ऑप्टिमिज्म बायस का ठीक पिछले से पिछले अंक वाला एपिसोड था, उसको हम थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करके आए थे आगे। कि जी। अब शेयर में पैसा लगाना है तो शेयर बाजार को उस रस्मी नजरिए से मत देखिए कि जिसमें बाजार अच्छा है तो पैसा लगा के ही खुश हो जाए, क्योंकि सब कुछ बहुत वोलाटाइल है। जी। अ, हम बैंक पर चले इससे पहले इस बार के इंडिया टुडे अंक के बारे में बता हाँ, दें। इंडिया टुडे अंक के बारे में बता दीजिए सर कि क्या है इस बार दर्शकों हिंदी। को ये अंक स्वाधीनता दिवस का अंक है और इस बार हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का की जो पूरी संकल्पना है, जो मेक इन इंडिया और ट्रांसफार्मिंग इंडिया और न्यू इंडिया से होते हुए आत्मनिर्भर भारत तक आई है। जमीन पर इसकी स्थिति क्या है, इसमें कौन सी नीतियां हैं, क्या इसका असर होने वाला है, हम कहाँ आत्मनिर्भर हैं, कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये जो सफलता की कहानियां हैं जिन्होंने भारत को वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर किया है। तो ये पूरा अंक इस पर केंद्रित है कि जो पूरी मुहिम है, इस राह में क्या पड़ाव हैं, क्या मोड़ हैं, क्या मंजिलें हैं और आत्मनिर्भरता की जो पूरा पूरा लक्ष्य है या जो मिशन है, इसे कैसे हासिल किया जाएगा। तो इस बार का अंक स्वाधीनता दिवस का अंक है और इस पर हम आत्मनिर्भरता पर ही बात कर रहे हैं और इसमें आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी। ऐसी कंपनियां जिन्होंने शून्य से शुरू होकर भारत को वास्तविक मायने में आत्मनिर्भर बनाया, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ले लें या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ले लें। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो ये हमारा इस बार का इंडिया टुडे का अंक है। ओके। अब हम अर्थात पर आते हैं। अर्थात पर आते हैं, आने वाला कोई तूफान है हाँ। और बहुत सारी चीजें हैं। और हमने पिछले बार बता दिया था कि हम बैंकिंग सेक्टर पे बात करने वाले हैं। और सुर्खियां जो हैं इस बार के अर्थात की शुरुआत कुछ दो तीन बैंकिंग की भयावह सुर्खियों से अगर करें और जी। चिंताजनक सुर्खियों से करें, तो वो क्या है सर? सिद्धांत, हम लोगों ने मई में हमें लगता है कि जो 15-16 मई वाला सप्ताह था ना, उस सप्ताह में हमने बैंकों पर
एक चर्चा की थी अर्थात में, और हमने लिखा था कि जो बारूद की बिसात है वो बिछ चुकी है और बैंक्स अगले 2-3 महीने में इस बिसात में फंसकर लड़खड़ाने लगेंगे और कहीं कहीं आपको छोटे छोटे धमाके दिखाई देने लगेंगे। ये बात हमने मई में कही थी, जब जिस समय मॉरिटोरियम शुरू हुए थे, यानी कर्ज का भुगतान टाला गया था और आत्मनिर्भर पैकेज की 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की पूरी जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी गई थी। उस समय हमने बात की थी और हमारे दर्शक ये भी याद करेंगे कि उस समय हमने तुलसी का एक दोहा संदर्भ में उद्धृत किया था, जो कि अयोध्या कांड का दोहा है, जिसमें तुलसी ने लिखा है कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार और ताहि पियाई वारुणी कहाउ काहा उपचार। तो ऐसी स्थिति है बैंकों की कि उनके ऊपर बुरे ग्रहों का साया है, इनके स्टार्स अच्छे नहीं हैं, उनको वात रोग है, ऊपर से उनको बिच्छू ने काट लिया है और उसके बाद उनको कोई वारुणी यानी मदरा पिला दे और उसके बाद कहे कि इनका क्या उपचार होना चाहिए। बैंकों की स्थिति है, ये बात हमने मई में कही थी। और लगभग आज जब हम अगस्त के मध्य में खड़े हैं तो 3 बड़ी चुनौतीपूर्ण सुर्खियां हमारे सामने तैर रही हैं और उनके अंदर, उनके पार्श्व में, उनके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी और भी सुर्खियां हैं, बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से समझ नहीं पाते, वो सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन लोग समझते हैं सिद्धांत, और इसलिए बैंकों पर इतने सारे सवाल आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सरकार ना भी बताना चाहे, बहुत सारे लोग इन चीजों को पीछे ले जाना चाहें, पर सामान्य व्यक्ति जो बैंक से रोज डील करता है, जो रोज बैंक में जाता है, जो अपनी पासबुक पोस्ट करता है, जिसे जो हर हफ्ते जिसके पास स्टेटमेंट आता है, उसके जरिए वो समझने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समस्या है, और इसलिए इसका शीर्षक हमने रखा है कि आने वाला कोई तूफान है। दरअसल बैंकों पे जब हम काम कर रहे थे तो पिछले सप्ताह हमारी बात कुछ बड़े बैंकर्स से हुई मुंबई में, और कुछ बड़े बैंक निवेशकों से हुई। तो एक बैंकर ने मुझसे कहा कि सारी शांतियां शुभ नहीं होती भाई, जैसे तूफान से अच्छा। पहले की शांति। वैसे शांति बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ शांति शुभ नहीं होती, कुछ तूफान से पहले की शांति अच्छी नहीं मानी जाती। उसने कहा कि आने वाले समय में देखिएगा बैंकों में क्या होने वाला है। ये बात आपको उन चीजों से पता चलेगी जिन पर हम निगाह रख रहे हैं या बैंकर जिनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बड़ी सुर्खियां थी जो जिन्होंने बैंकों के भीतर की चुनौती हमें बताई। पहली ये थी कि नीति आयोग ने अचानक ये कहा कि 3 बैंकों का तुरंत निजीकरण कर दिया जाए, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमने अभी हाल में पिछले साल देखा कि सरकार ने एक महाविलय किया बैंकों का, जिसमें कई सारे सरकारी बैंकों का मर्जर हुआ, मिलाकर बड़े बैंक बनाने की कोशिश की गई। ये उस महाविलय का हिस्सा नहीं थे। इस महाविलय का हिस्सा क्यों नहीं थे, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये बैंक ऐसे थे, इन्हें कोई छूने को तैयार नहीं था, इनके एनपीएस और इनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरी जो सुर्खी थी, जिसमें यह पता चला कि कोविड से रिलेटेड जो प्रोविजनिंग थी, यानी कोविड के जो लोन्स को टालने के लिए जो मॉरिटोरियम की जो व्यवस्था की गई थी, उसके कारण भारत के टॉप 5 बैंक्स को, मैं फिर कह रहा हूं, कोविड के लोन जिन्हें टालने के लिए बैंकों से कहा गया था, उसकी वजह से एक तिमाही में, जिस तिमाही के नतीजे हमारे सामने थे भारत के 5 शीर्ष बैंकों, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड बैंक को अपने 1/4 मुनाफे गंवाने पड़े। यानी उनका 1/4 प्रॉफिट ही उड़ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भविष्य में जो कर्ज डूब सकते हैं कोविड के बाद, उन्हें बचाने के लिए अपनी पूंजी अलग करनी पड़ी, जिसको कि हम बैंकिंग की जबान में प्रोविजनिंग कहते हैं। ये शब्द हम बार बार आगे चर्चा में आएगा, तो इसीलिए हम स्पष्ट कर देना जरूरी है कि प्रोविजनिंग का अर्थ होता है कि अगर बैंक को लगता है कि उसका कोई एक एक्स अमाउंट का लोन डिफॉल्ट कर सकता है, भुगतान के लिए वापस नहीं लौटता, तो रिजर्व बैंक के नियम के हिसाब से उसे एक निर्धारित प्रतिशत में राशि अपने पास सुरक्षित रखनी पड़ती है, और जब वो राशि बैंक सुरक्षित करते हैं तो उसका सीधा असर उनके मुनाफे पर पड़ता है, क्योंकि उनका मुनाफा घट जाता है। और तीसरी बड़ी बात, दुनिया की ग्लोबल की जो बड़ी एजेंसीज हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के पलक नोक पर निगाह रखती हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की हर धड़कन पर निगाह रखती हैं, वे धड़कनें जो अक्सर हम अर्थात में आपको बताते हैं, सरकारें नहीं बताती, जिनकी उंगलियां भारत की पल्स पर हैं, जो रोज भारत में निफ्टी में बैंक इंडेक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बैंक के तिमाही नतीजों, बैंक के लोन बुक, बैंक के जो आंकड़े हैं उनके भीतर क्या छिपा है समझने की कोशिश करते हैं, उन सारी एजेंसियों ने कहा कि भारत के बैंकों की हालत कोविड के बाद बद से बदतर हो चुकी है और भारत में एक बड़ी समस्या, एक बड़ी दरार बैंकों के भीतर बन रही है। इसी के पार्श्व में हमने एक चीज और देखी कि प्रधानमंत्री ने अचानक एक बैठक की बैंकों की,
के प्रबंधन की बीते सप्ताह, जहां उन्होंने बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। कहा जाता है ये भी समीक्षा की कि बैंक सस्टेनेबल कैसे होंगे, बैंक कैसे आगे चलेंगे, कैसे खड़े होंगे। और उन्होंने ये कहा कि बैंक जो प्रोजेक्ट बैंकेबल हैं, जिनको कर्ज दिया जा सकता, उनको कर्ज देने में ना हिचके। हालांकि ये बड़ी बड़ी गुत्थी है कि इस मंदी में कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो बैंकेबल है, जिसको बैंक कर्ज ना दे, और जो प्रोजेक्ट एक गारंटी दे सके कि वो आने वाले समय में मुनाफा या कर्ज वापस कर पाएगा, जबकि लोग तो कर्ज का भुगतान टालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और जो प्रोजेक्ट बैंकेबल हैं, या जो प्रोजेक्ट चल सकते हैं, जिनके पास पूंजी है, वो बैंक के पास कर्ज लेने नहीं जाएंगे। तो ये तीन बड़ी सुर्खियां थी। इन तीन बड़ी सुर्खियों के बाद जब हमने रिजर्व बैंक के गलियारों में, मुंबई की बैंक स्ट्रीट में, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में, और बैंक के तमाम जो बोर्ड दफ्तर हैं, उनमें जब हमने अपने तरह से समझने की कोशिश की, तो ऐसा लगा कि भारत की पूरे बैंकिंग रेगुलेटिंग तंत्र में सिद्धांत एक खास किस्म की बेचैनी, एक खास किस्म की आशंका बिखरी हुई है। लोग खुलकर, उन आंकड़े तो हैं सामने, पर उन आंकड़ों के असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं बता नहीं पा रहे हैं क्या होने वाला है। ऐसा लगता था, जैसे ऐसा लग रहा था, जिसके तथ्य भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी हमारे पास रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू भी आया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे सरकार ने और रेगुलेटर्स ने बैंकों को किसी अंधी सुरंग में ले जाके फंसा दिया है। और जो बात हम चेतावनी के तौर पर मई में कह रहे थे, तो कि बैंक एक अंधी सुरंग में फंसने जा रहे हैं, वो उस अंधी सुरंग में खड़े होने का एहसास भारत के नीति निर्माताओं को भी और बैंकरों को भी होने लगा। और वो अंधी सुरंग क्या है ये हमारे लिए समझना जरूरी है, ताकि हमें जान सके कि भारतीय बैंकिंग उद्योग की सेहत को लेकर इतनी सारी चिंताएं क्यों हैं, इतना सब कुछ लड़खड़ाया हुआ क्यों है। यानी कोविड से इकोनॉमी हिट हुई, फिर बैंकों को उबारने के लिए मॉरेटोरियम दिया गया, लोन रिपेमेंट की ड्यूरेशन बढ़ा दी गई, और इससे मिला जुला कर जो हम बात पहले से भी कहते आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर उस क्षितिज पे खड़ा है जहां सब कुछ बैठ सकता है अचानक से, एकदम कगार पर है। अब मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर कगार पर, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े पब्लिक डोमेन में या सार्वजनिक जानकारी में है, उनको समझना जरूरी है। और हर व्यक्ति इन आंकड़ों को समझे, क्योंकि उस हिसाब से वो चुन सकता है, समझ सकता है कि उसका बैंक कौन सा है और वो किस कैटेगरी के बैंक में आता है। दरअसल ये जो पूरा मॉरिटोरियम का फैसला था, ये जो कर्ज का भुगतान टालने का फैसला था एक बार और दो बार, पहले 3 महीने और फिर 3 महीने बाद का फैसला था, जिसमें बैंकों की बैलेंस शीट से, बैंकों के कामकाज से अलग सरकार ने अचानक इस फैसले को ले लिया। इसके बाद जैसे जैसे फैसला आगे बढ़ा, 2-3 महीने हुआ, बैंकों की सांस रुकने लगी, बैंक हिलने लगे और लड़खड़ाने लगे। उसकी वजह यह थी कि जब कोविड आया था, तब तक भारतीय बैंक 9-9.5 लाख करोड़ रुपए के फंसे हुए कर्जों पर बैठे हुए थे। 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज एनबीएफसी के पास फंसे हुए थे, जिन्हें बेल आउट करने की कोशिश की जा रही थी। पिछले साल तक बैंक्रप्सी कोर्ट की व्यवस्था के तहत बैंक उन कंपनियों को लेकर बैंक्रप्सी कोर्ट में जा रहे थे जहां जो उनका कर्ज वापस नहीं दे पाई थी, और एक बड़ा नुकसान उठाकर उन्हें कर्ज से मुक्त कर रहे थे और नुकसान उठा रहे थे। ऐसी स्थिति में जब मॉरिटोरियम हुआ, और मॉरिटोरियम के अब जो आंकड़े आए हमारे पास, जो अभी तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन्हें समझना और जानना जरूरी है, पहले 3 महीने के और बाद के 3 महीने के और यही वजह थी कि शायद सरकार मॉरिटोरियम में बढ़ोतरी का फैसला अभी तक नहीं कर पाई। मांग बहुत ज्यादा थी कि आप 3 महीने की बढ़ोतरी और कर दीजिए, नहीं 9 महीने की कर दीजिए। यह पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि बगैर किसी शर्त के ब्लैंकेट आंख बंद करके सभी को यह कह दिया गया कि वो 3 महीने तक अपने कर्ज की किश्त ना चुकाएं। चाहे पर्सनल लोन होल्डर हो, चाहे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हो, चाहे आप बड़ी इंडस्ट्री में आते हो, चाहे आपका कार लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, या आप एनबीएफसी से लोन लेते हो। अब जो आंकड़ा हमारे पास है मॉरिटोरियम का, जहां जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसे जानना जरूरी है, क्योंकि सांस कहां फंसी हुई है, दम कहां घुट रहा है, जानना जरूरी है। अभी तक के जो आंकड़े आए, के रेटिंग्स की एक ताजी रिपोर्ट आई, जो अभी तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, जो जून के जुलाई तक के आंकड़े हैं जुलाई के मध्य तक के, उसके हिसाब से पूरे फिनेंशियल सिस्टम में, जब हम पूरे फिनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं सिद्धांत, तो उसमें हम पब्लिक सेक्टर बैंकों को जोड़ते हैं, यानी सरकारी बैंकों को, जिसमें आप स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक मानते हैं। हम इसमें प्राइवेट बैंकों को शामिल करते हैं, हम इसमें कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल करते हैं, और हम इसमें एनबीएफसी को शामिल करते हैं। ये जो सारे हिस्से हैं, ये भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। जब एनबीएफसी की बात करते हैं तो उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आ जाती हैं। तो 4 बड़े पिलर हैं: सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी।
इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में इनके करीब 30% कर्जदारों ने, बहुत बड़ा नंबर है, इनके करीब 30% कर्जदारों ने मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई किया और मॉरेटोरियम की सुविधा ली। यानी वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो अगले 6 महीने तक कर्ज चुका पाते, यानी कि उनके धंधे लड़खड़ा चुके थे, उनके रेवेन्यूज टूट चुके थे, उनके पास ये पैसा नहीं था कि वो अपने कर्ज का भुगतान टाल सकी। ये बड़ा नंबर है और 30% का नंबर बहुत बड़ा है। यानी अगर आप माने कि पूरे यूनिवर्स में 100 लोगों के पास कर्ज था तो 30 लोगों ने कर्ज चुकाने की स्थिति से हथियार डाल दिए। पर ये बड़ा नंबर है। जब इस नंबर के भीतर जाते हैं तो स्थिति बहुत डरावनी दिखती है और लोगों के लिए जानना जरूरी है कि उनका बैंक कौन सा है, वो इस तरह से समझ सकते हैं। सरकारी बैंकों में करीब करीब 29% बारोअर्स ने मॉरेटोरियम की सुविधा हासिल की, यानी कि कर्ज चुकाने को पीठ दिखा दिया, यानी कि उन्होंने कर्ज नहीं चुकाया। प्राइवेट बैंक्स के 22% बारोअर्स ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया। 22%। कोऑपरेटिव के 79%, 80% बारोअर। मतलब अगर कोऑपरेटिव के पास 100 बारोअर्स हैं या 100 कर्ज वाले लोग हैं, 80 लोगों ने बोल दिया कि 80 अकाउंट ने कहा कि हमको चाहिए नहीं, हम 6 महीने तक कर्ज नहीं चुका सकते हैं। 6 महीने तक हम ब्याज नहीं देंगे, इसका मतलब बैंक की कमाई गई 6 महीने तक। कोऑपरेटिव बैंकों के 63% और छोटे बैंकों के, छोटे बैंक हैं जो, जैसे जो बंधन बैंक जैसे बैंक है, इनके करीब 80% और एनबीएफसी के 40% लोगों ने कर्ज भुगतान का या मॉरेटोरियम का विकल्प चुना है। यानी फिर से सरकारी बैंकों के 29%, निजी बैंकों के 22%, छोटे बैंकों के जो स्मॉल बैंक्स हैं उनके 79% या 80% के करीब, कोऑपरेटिव के 63% और एनबीएफसी के 40% ग्राहकों ने अपने अपने बैंकों में मॉरेटोरियम का दस्तावेज साइन किया। यानी उन्हें ये समझ में आ गया कि उनका धंधा बैठ चुका है, वो कर्ज चुकाने की परिस्थिति में नहीं है। अब इसके भीतर जब आप और जाकर देखते हैं इस आंकड़े को, अब आप समझिए, जो सुन रहे हैं वो समझने की कोशिश करें कि वो किस बैंक के साथ हैं। क्या वो एनबीएफसी के साथ हैं, मैं उनका अकाउंट एनबीएफसी के साथ डील कर रहे हैं, या वो प्राइवेट बैंक के साथ डील कर रहे हैं, या सरकारी बैंक के साथ डील कर रहे हैं। कारपोरेट कर्ज को देखें, जो कंपनियों को, जो सबसे बड़ा कर्ज का हिस्सा है, जहां पर सबसे ज्यादा कर्ज दिया जाता है और जहां सबसे ज्यादा डिफॉल्टर होने का रिस्क भी है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है सरकारी, निजी, कोऑपरेटिव और एनबीएफसी को मिला लें तो इनकी 42% लोन बुक की वसूली रुक गई है। पूरी 42% लोन बुक, यानी जो इनके लोन बुक में बकाया कर्ज थे उसमें से 42% कर्ज पर बैंकों को वसूली रोक देनी पड़ी, क्योंकि वो मॉरेटोरियम के तहत चले गए थे। यहां आंकड़ा सरकारी बैंकों के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक है। ओवरऑल जो बड़ा मैक्रो आंकड़ा दिखता है आपको, उसमें आपको सरकारी बैंकों के 29-30% दिखाई देते हैं। सरकारी बैंकों के 58% लोन बुक मॉरेटोरियम में फंस गई है। 58% लोन खाते, हाँ, 58%, 58% लोन बुक मॉरेटोरियम में फंसी है। एनबीएफसी की करीब 56%, 56% लोन बुक फंसी है। कोऑपरेटिव बैंकों की 69% लोन बुक फंसी है और प्राइवेट बैंकों की करीब करीब 19 से 20%, 19.6% कर्ज की वसूली फंस गई है। ये दो आंकड़े जब रिजर्व बैंक बैंकों के पास से, बैंकों ने ये नहीं बताया है, बैंक मॉरेटोरियम के बारे में कई सारी सूचना है, मैं नहीं दे रहे हैं कि वो किसके हैं, कौन से हैं, किस कैटेगरी के हैं, किस टर्म के हैं, कितने बड़े, ये नहीं बता रहे हैं। ये जो मैक्रो बड़े आंकड़े हमको मिल पा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के भीतर से, अलग अलग बैंकों ने जो बताया, ये वो आंकड़े हैं। बैंकों ने मोटा मोटी आंकड़े हैं, डिटेल हमारे पास नहीं है पूरी। बैंक बता नहीं रहे हैं, बैंकों ने वो जानकारी नहीं दी है कि वो मॉरेटोरियम किसके हैं, किसके लिए है, वो नहीं उन्होंने दिया है। लेकिन ये आंकड़े जब सिद्धांत रिजर्व बैंक के पास तक गए, स्वाभाविक सी बात है, बैंकिंग रेगुलेटर है, और जब बैंकिंग रेगुलेटर को ये आंकड़े पता चले तो रिजर्व बैंक ने ये माना, जो अभी 2 हफ्ते पहले अपनी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, जो साल में एक बार रिजर्व बैंक जारी करता है, जिसको हम एफएसआर कहते हैं, जो रिजर्व बैंक का बहुत महत्वपूर्ण सालाना डॉक्यूमेंट है, जो हमें बताता है कि भारत के बैंकिंग उद्योग की, फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत कैसी है, उसका वो आईना होता है। और रिजर्व बैंक बहुत ईमानदारी और साफगोई के साथ कौन सा बैंक क्राइसिस में है, किसके डूबने का खतरा है, किसके लोन कितने हैं, किसके अकाउंट फंसे हुए, इसकी सबकी जानकारी उस बड़ी सी रिपोर्ट में देता है। वो रिपोर्ट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसमें बहुत सारे आंकड़े दिए हुए हैं। उसने ये बताया कि बैंकों के एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज कोविड के बाद 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। 20 साल का टॉप मोस्ट लेवल है। यानी कोविड से पहले जो टोटल उनके कर्ज थे, उनमें से जो एनपीए थे वो 8.4% थे, वो कोविड के बाद करीब करीब 15% हो जाएंगे, और ये 20 साल का सबसे बड़ा स्तर है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इस बार होम लोन और कार लोन चुकाने वाले
बड़े पैमाने पर लोग चूक रहे हैं, क्योंकि नौकरियां जा रही हैं, उनके वेतन कट रहे हैं, इसलिए होम लोन, कार लोन और रिटेल लोन में भी डिफॉल्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मॉरिटोरियम भी लिया है बहुत सारे लोगों ने। अब मॉरिटोरियम का ये पूरा तिलिस्म जो था, जैसा हमने कहा था ना मई में, ये पूरा तिलिस्म जो बारूद था, ये बैंकों की बैलेंस शीट के भीतर बिछ गया। ये लैंड माइन्स थी, एक एक मॉरिटोरियम अकाउंट एक एक लैंड माइन है, क्योंकि ये जब जो आदमी मंदी की परिस्थिति में अपना कर्ज भुगतान टाल रहा है, वो अगले साल भर में भी कैसे कर चुकाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई ग्रोथ नहीं है। इस मॉरिटोरियम ना बढ़ाना पड़े, क्योंकि मॉरिटोरियम बढ़ाने की मांग हो रही थी, जब लोग पहले 3 महीने में नहीं चुका पाए, फिर दूसरे 3 महीने में नहीं चुका पाए, और रिजर्व बैंक कह रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर तो 0 से नीचे होगी, कुछ लोग मान रहे हैं 10 से 12% नीचे होगी, तो तीसरे मॉरिटोरियम की बात उठने लगी। और अगर तीसरा मॉरिटोरियम दिया जाता तो 9 महीने तक, अभी तक शायद ही किसी देश के इतिहास में ऐसा हुआ हो जब बैंकों ने इतने लंबे समय तक के लिए अपने कर्ज की वसूली रोक दी हो। तो रिजर्व बैंक को इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मॉरिटोरियम को रोकने के लिए, क्योंकि बैंक्स बहुत बुरी तरह घबराए और परेशान थे, अधिकृत रूप से पब्लिक डोमेन में बैंकों ने मॉरिटोरियम बढ़ाए जाने का खुला विरोध किया था। तो रिजर्व बैंक ने फैसला लिया कि बैंकों को यह अधिकार दिया जाए कि जो बकाया कर्ज हैं उनका वो एक मुश्त पुनर्गठन कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ये शक्तिकांत दास ने अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू उसमें नई स्कीम जारी की। इससे थोड़ा बैंकों को हल्की फुल्की राहत मिली, क्योंकि ब्लैंकेट मॉरिटोरियम नहीं है, बैंकों के हाथ में अधिकार है कि वो किसका कर्ज रिस्ट्रक्चर करेंगे, किसका नहीं करेंगे। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री को और आरबीआई को ये मालूम है कि 6 महीने के मॉरिटोरियम के बाद भी कर्ज वापस नहीं लौटेगा, इसलिए अब रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। तो सपोज आप मार्च में जो आपकी देनदारी थी आपने 6 महीने के लिए तो उसे टाल दिया, आप दे नहीं पाए, और 6 महीने बाद बैंक आपको एक स्कीम ऑफर करेगा, फिर आप अगले 1 साल के लिए उसको रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, जिसमें आप शायद पार्टली इंटरेस्ट पे करेंगे। बैंक अलग अलग उसकी शर्तें तय करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का नतीजा क्या हुआ? ये जो हमें बैंकों के रिजल्ट आते दिखाई दे रहे हैं ना, बैंक ऑफ बड़ौदा एक क्वार्टर में ह्यूज लॉसेस, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक एक क्वार्टर में ह्यूज लॉसेस, ऐसा क्यों हुआ? रिजर्व बैंक का एक नियम है कि बैंक अगर उनको लगता है कि उनका कोई कर्ज वापस नहीं लौट सकता है, या कर्ज के डूबने का खतरा है, या उसके डिफॉल्टर होने का खतरा है, तो उन्हें उस जो पेंडिंग रिकवरी है उसके 10% के बराबर का पैसा प्रोविजन करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा बैंकों को। यह रिजर्व बैंक का नियम है। जैसे ही मॉरिटोरियम में गए, रिजर्व बैंक ने प्रोविजनिंग का रूल इंप्लीमेंट कर दिया, और बैंकों को बड़े पैमाने पर अपने कैपिटल में से पैसा निकालकर, पूंजी में से पैसा निकालकर, मुनाफे में से पैसा निकालकर अलग रखना पड़ा। पहली 2 तिमाही में ब्रिकवर्क रेटिंग की रिपोर्ट मानती है, ह्यूज नंबर है, पहली 2 तिमाही में बैंकों को 35,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा, या 35,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लूज करना पड़ेगा। और इसलिए आप इस क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, जिन सरकारी बैंकों के क्वार्टर के रिजल्ट आए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सबसे बड़ी सुर्खी थी कि 5 प्राइवेट बैंकों के 1/4 मुनाफे इसलिए उड़ गए क्योंकि उन्होंने प्रोविजनिंग की थी। प्राइवेट बैंकों ने, सिर्फ प्राइवेट बैंकों ने, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड बैंक ने सिर्फ 8,678 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है सिद्धांत, और 45% मुनाफा खत्म हो गया उनका। सिर्फ 8,000 करोड़ की प्रोविजनिंग की, 8,007, 45% का मुनाफा उनका खत्म हो गया। यहां से एक और दूसरा डायमेंशन, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, कि जो फंसे हुए कर्जों का जो प्रेत है ना, ये बैंकों से निकल के एलआईसी की पीठ पर भी बैठ गया। एलआईसी ने भी जानकारी दी, एलआईसी के संकट पर भी लगातार बातचीत होने लगी है। एलआईसी ने भी जानकारी दी कि उसका जो एनपीए है वो उसके कुल कर्ज का 8.17% हो गया है, जो पिछले साल का लगभग 2 गुना है। एलआईसी ने भी वही काम किया, एलआईसी भी उसी घाट डूबी जिस घाट बैंक डूबते हैं। वही कंपनियां हैं, वही दीवान हाउसिंग फाइनेंस, वही आईएलएफएस, जिनको बैंकों ने कर्ज दिया था उनको एलआईसी ने भी कर्ज दिया था। अब यहां से जो जटिल परिस्थिति है, और क्यों ये जो आने वाला कोई तूफान वाली जो आशंका है, और जो बैंकों के भीतर जो बेचैनी फैली, उसको समझना जरूरी है। बैंकों की जान कर्ज के साथ डिपॉजिट में भी अटकी है। एक तरफ उनको पता है कि मॉरिटोरियम से नुकसान होने वाला है, जिन लोगों ने कर्ज अभी भुगतान टाल दिया है, अगले 6 महीने में उनके घर में कोई पेड़ नहीं आ जाएगा, कोई कल्पवृक्ष नहीं लग जाएगा कि उसके सामने खड़े होकर पैसा मांगेंगे और पैसा गिरने लगेगा उनकी कंपनी में, और वो जाके कर्ज चुका फिर से लोन रीपेमेंट शुरू करेंगे, रिपेमेंट शुरू करेंगे। ये बैंकों को अच्छी तरह से मालूम है कि जो मैक्रो इकोनॉमी के नंबर है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
दूसरी तरफ क्या हुआ कि आरबीआई और सरकार के दबाव में रिजर्व बैंक ने जितनी तेजी से रेपो रेट में कमी की, उसके कारण बैंकों के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट लगातार गिरती चली गई और भारत सेवर्स और लूजर्स का देश हो गया। 4-5 साल पहले हम जितना इंटरेस्ट एफडी पर लेते थे, आज उस इंटरेस्ट उससे 3 से 4% घट के नीचे आ गया। और अगर आप एफडी के ऊपर एक्चुअली जो टैक्स पे करते हैं, जो इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स पे किया जाता, उसे भी जोड़ लें तो आपका तो रिटर्न कुछ भी नहीं बचता है। ऐसी परिस्थिति में भारत में डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट नीचे आ गई। अब बैंकों की दुविधा क्या है? एक तरफ उनके लोन फंस रहे हैं, दूसरी तरफ उनका डिपॉजिटर बिदक रहा है, क्योंकि डिपॉजिटर जिसको वो 6% 7% रिटर्न देते थे सालाना, उसे वो 5-5.5% के आसपास रिटर्न देने की परिस्थिति में, वो भी मंदी की स्थिति में, जबकि कमाई नहीं बढ़ रही है, तनख्वाहें घट रही हैं। तो बैंक दोनों तरफ से, एक तरफ उनकी पूंजी फंस रही, दूसरी तरफ उनके डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। अच्छा, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस समय कंपनियों की साख भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा खराब है। देखिए, सारे आरबीआई के आंकड़े हैं जो सरकारें हमें स्पष्ट रूप से बताती नहीं। आरबीआई ने कहा कि इस समय जिन कंपनियों को बैंक आमतौर पर लोन देते हैं, उनकी साख बेहद खराब है। और ठीक उस समय सरकार बैंकों से लोन मेला लगाने के लिए कह रही है। उस समय कह रही है कि ऐसी कंपनी को लोन दीजिए जो कंपनी अपना पिछला कर्ज नहीं चुका पा रही थी, उसे आप दोबारा लोन दे दीजिए। यही वजह थी, हम इस पे आगे बात करेंगे, यही वजह थी कि सरकार की गारंटी के बाद भी, प्राइवेट के बाद भी बैंकों ने छोटे उद्योगों को लोन नहीं दिया। सरकार की गारंटी के बाद भी छोटे उद्योगों को एमएसएमईज के लिए इन्होंने गारंटी का बहुत बड़ा ऐलान किया था, वो तभी लोन उन्होंने नहीं, क्योंकि बैंकों को दिख रहा है कि ये एमएसएमई सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा इस मंदी में, तो आगे क्या होने वाला। नतीजा यह हुआ कि भारत में कर्ज बांटने की रफ्तार 98-58 साल की न्यूनतम स्तर पर है। अब आप जरा समझने की कोशिश करिए, पैराडॉक्स समझिए, असंगति समझिए। एक तरफ मार्च में आरबीआई 3-4 लाख करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इंजेक्शन देने की घोषणा करता है। उसके बाद सरकार आती है, वो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज जारी करती है, जिससे कहा जाता है कि हम मंदी से में डूबती अर्थव्यवस्था को एकदम उठा के ऊपर चढ़ा देंगे। तीसरी तरफ सरकार लोन मॉरिटोरियम दे देती है, और जब अंततः हम जुलाई में आंकड़ा देखते हैं तो हमको पता चलता है कि बैंकों के कर्ज बांटने की रफ्तार 58 साल के लोएस्ट लेवल पर है। यानी ना बैंक कर्ज बांटना चाहते हैं और ना लोग कर्ज लेना चाहते हैं। समस्या ये है सिद्धांत की, कर्ज के बारे में एक कहावत है, कर्ज कभी सोता नहीं है, लेवरेज नेवर स्लीप्स। कर्ज अमर है, मतलब वो हमेशा जागता रहता है, वो जागृत देवता है, वो बार बार रह रहकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। 20 साल के सर्वोच्च एनपीए का मतलब क्या है हमारे लिए? क्या हम इस तूफान को समझ पा रहे हैं कि तूफान कितना बड़ा है? 20 साल के सर्वोच्च एनपीए का मतलब समझना जरूरी है, जो जहां से संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है। कोविड से पहले बैंक और वित्तीय कंपनियों के ऊपर 9.9 लाख करोड़ रुपए के एनपीए मौजूद थे। अब आप एक हिसाब लगाइए, मोटा हिसाब। कोविड के दौरान जितना भुगतान टाला गया है कर्जों का, जितना मॉरिटोरियम दिया गया है, अगर उसका 0.05% कर्ज भी वापस नहीं लौटा, 0.05% कर्ज डिफॉल्ट हो गया, जितना मॉरिटोरियम बांटा गया है, तो भी बैंकों के एनपीए 12 लाख करोड़ हो जाएंगे। सिर्फ 0.05% जितना कर्ज मॉरिटोरियम में फंसा है, 6 महीने के 12 लाख करोड़ हो जाएगा। और अगर टाले गए कर्जों में से 20% कर्ज डूब गए, जो डूबना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हमने देखा है बड़े पैमाने पर बैंक्रप्सी कानून के तहत कंपनियों ने ह्यूज कर्ज डिफॉल्ट किए हैं। अगर 20% कर्ज भी डूब गए, जो कतई आश्चर्यजनक नहीं बैंकिंग उद्योग के नियमों के हिसाब से, क्योंकि जो मंदी की परिस्थिति है, तो आपको मालूम है एनपीए कितना होगा? 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, सरकारी बैंकों को ह्यूज नंबर। इसलिए ये जो डेटा आंकड़े हैं जो सामने हमारे हैं, इन्हें समझना जरूरी है। अब इससे होगा क्या? रास्ता इसके आगे क्या है सरकार के सामने? क्यों सरकार एकदम चुपचाप बेचैनी में बैठी हुई? क्यों नीति आयोग अचानक सोते हुए उठा और उसने एक पॉलिसी पेपर बनाकर हमारे सामने रख दिया कि बैंकों का निजीकरण किया जाए? सिद्धांत, सरकारी बैंकों को 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए अभी फिलहाल, 10 लाख करोड़ रुपए की, और प्राइवेट बैंकों के लिए करीब 5 लाख करोड़ की पूंजी चाहिए, यानी 15 लाख करोड़ रुपए की पूंजी तो तुरंत चाहिए, तब वो उस एनपीए के रट से निकल सकेंगे जो कोविड के आने तक तैयार था। और इसके आने के बाद डिफॉल्ट कितने बढ़ेंगे, कहां से कितने ज्यादा होंगे, मैं पता नहीं। अब कहां से इतनी पूंजी आएगी?
बैंकों, सरकार के पास तो पैसा नहीं है। सरकार बजट घाटे की जो स्थिति है, फिस्कल डेफिसिट की जो स्थिति है, वो सबके सामने है। सरकार बड़े पैमाने पर खुद कर्ज ले रही है बैंकों से। 15 लाख करोड़ की पूंजी बैंकों में डालेगा कौन, कहां से आएगी? और सरकार बैंकों में अगर पूंजी डाल पाती तो बैंक आज इतने एनपीए पर बैठे नहीं होते जो कोविड के पहले मौजूद थे। 9 लाख करोड़ रुपए के एनपीए थे। मान लें हम एक बात, काल्पनिक तौर पर मान लें कि सरकार बड़े बैंकों को बचा भी लेगी, 5-6-7 बड़े बैंकों को कैपिटल दे देगी, थोड़ा बहुत पूंजी दे देगी, लेकिन ये छोटे बैंक कहां जाएंगे? ये कहां से बचेंगे? जिनकी लोन बुक 80% फंसी है, 70% लोन बुक कर्ज में फंसी है, ये कोऑपरेटिव्स कहां जाएंगे? इनको कौन बचाएगा? इन्हें कहां से कैपिटल मिलेगी? अगर सरकार 5-7 बड़े सरकारी बैंकों को भी कैपिटल देने की व्यवस्था कर लेती है तो उसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ेगा, करेंसी छापनी पड़ेगी। लेकिन इन छोटे बैंकों का क्या होगा जिनके पास जो सबसे ज्यादा घाटे में है इस समय, जो सबसे ज्यादा नुकसान में है? अब जो विकल्प क्या है? इन बैंकों को पूंजी देने के लिए सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ बिना सिवाय इसके कि इनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए, इनका निजीकरण किया जाए। अब आपको समझ में आया कि नीति आयोग ने इन बैंकों के निजीकरण का पर्चा अचानक कोविड के बीच में क्यों जारी कर दिया? क्योंकि इन बैंकों को हाथ लगाने को तैयार नहीं। ये सरकारी बैंक है, लेकिन इनके एनपीए, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का स्तर ये है। अगर इनमें से सरकार का हिस्सा बिकता है, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस मार्केट में बैंकों की इस खराब स्थिति में, उनकी बैलेंस शीट में रखे हुए इस कर्ज के पहाड़ के बीच में, उनके डिपॉजिट की ग्रोथ में गिरावट के बीच में सरकार कितना हिस्सा बेच पाएगी? लेकिन सरकार को इन बैंकों का में अपनी पूंजी का, अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ेगा। खरीदेगा कौन? फाइनेंशियल मार्केट में भी इतनी दम नहीं है, प्राइवेट बैंक्स भी परेशान है, एनबीएफसी भी परेशान है। अगर सरकार इनका निजीकरण करती है, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है, क्षितिज पर दिख रही है, सरकार इनका निजीकरण करती है, तभी कोई पूंजी आने का रास्ता बनेगा। लेकिन आमतौर पर सरकारें फैसले लेने में बहुत देर करती हैं। सिद्धांत, आमतौर पर सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया देरी से चलती है। अभी हम सिर्फ यही सुन रहे हैं कि सरकार बैंकों को सुझाव दे रही कि आप अच्छे कर्जदारों को लोन दीजिए। अभी अपने आप में अच्छे कर्ज लेने वाले लोग अपने आप में एक पैराडॉक्स है, एक असंगति है। ऐसी परिस्थिति में जब 30 से 40% अकाउंट मॉरिटोरियम में चले गए हों तो उनके अच्छे खरीदार कौन होंगे? जिन्होंने मॉरिटोरियम लिया है सिद्धांत, उनकी सबकी रेटिंग नीचे आ गई है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी को तो पता है कि इस बैंक के, इस कंपनी के पास ये हैसियत ही नहीं कि अपना कर्ज चुका सके, तो उसकी रेटिंग और उसकी साख नीचे आ गई। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। तो बैंकों की जो कमजोर काया इस समय कांप रही है। और इस बार जो देरी हुई ना, तो क्राइसिस ज्यादा बड़ी होगी। और जिसकी चर्चा हम पिछले साल भी अपने अर्थात में करते रहे थे कि बैंकों में कर्ज की गहरी समस्या है, और हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो अभी तात्कालिक तौर पर मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने, 5 महीने बैंकों को बहुत करीब से देखने की जरूरत है। हर बैंक को बहुत करीब से देखने की जरूरत है। पहले क्वार्टर के नतीजों ने तूफान का बिगुल, ये तूफान जैसी शांति दे दी है। दूसरे क्वार्टर के नतीजों के बाद हमें देखने की जरूरत पड़ेगी कि बैंकों में वस्तुतः होने वाला क्या है। तीसरी तिमाही जो साल की है वो बहुत संवेदनशील होने वाली है बैंकों के लिहाज से। तब तक सरकार को कोई ना कोई इमरजेंसी बेल आउट प्लान, कोई ना कोई इमरजेंसी कैपिटल इन्फ्यूजन प्लान बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो हो सकता बड़े बैंक सरवाइव कर जाए, स्टेट बैंक जैसे, पर ये जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनके पास काफी सारे अकाउंट और कारोबार हैं, इनका क्या होगा? इसके मामले में अभी कोई भी परिस्थिति स्पष्ट, मतलब 1.5 महीने का समय है सरकार के पास केवल। हाँ, तीसरी तिमाही तक, क्योंकि दूसरी तिमाही के मॉरिटोरियम रिफ्लेक्ट होने लगेंगे अगले क्वार्टर में, रिस्ट्रक्चर्ड लोन अगले क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। और चूंकि मंदी अगले 6 महीने और साल भर से ज्यादा चलनी है, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो बाकी जो रिटेल लोन हैं, जो कार लोन और हाउसिंग लोन, इनके डिफॉल्टर या इनके भुगतान में भी कमी और गिरावट शुरू हो जाएगी। तो तीसरी तिमाही तक आते आते बैंकों की परिस्थिति पे, बैंकों को लेकर गहरी चुनौती, और वो बेचैनी हमें सरकार के पॉलिसी मेकिंग सिस्टम के भीतर, नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, रिजर्व बैंक के अंदर अधिकारियों के बीच में दिख रही है। हालांकि उसे अभी बहुत सारी दूसरी चीजों के बीच में, बहुत सारा ऑप्टिमिज्म बायस बनाकर, जो आशावादी पूर्वाग्रह उसको बनाकर उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। पर चूंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते, फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, बैंक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन्हें सरकार को, सेबी को, रिजर्व बैंक को सूचनाएं देनी पड़ती हैं, और वो सूचनाएं सरकार के सामने हैं। तीसरी तिमाही में हमें ये समझ में आएगा कि दरअसल कुछ बैंकों का क्या होगा। अच्छा सर, ये बताइए, मतलब अल्टीमेटली यही है कि समय का चक्का घुमा तो सकते नहीं, जाके बदल सकते नहीं कि सरकार को क्या करना चाहिए था। सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है बैंकों के निजीकरण के अलावा, क्योंकि वो कुछ इन्फ्यूज कर भी नहीं सकती इस समय। क्योंकि देखिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी ह्यूज है।
है। मतलब आप ये सोचिए ना 15 कि लाख करोड़। जो नंबर 15 लाख करोड़ का है, यानी करीब करीब आप मानिए 13 अरब डॉलर के आसपास सरकारी बैंकों को चाहिए और 7 अरब डॉलर प्राइवेट बैंकों को चाहिए। ये बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, क्योंकि 20% लोन थोड़ी डिफॉल्ट होंगे इस मंदी में जिसका धंधा 3 महीने से नहीं चल रहा, अगले 3 महीने नहीं चलेगा, अगले 6 महीने नहीं चलेगा, उसको होगा तो डिफॉल्ट किस लेवल तक जाएंगे। और बैंकों को, हमको, आपको, बैंकों को, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि अप्रत्याशित परिस्थिति, उनको पता नहीं कि कितने डिफॉल्ट हमारे सामने आएंगे। और लेकिन प्रोविजनिंग उनको तत्काल करनी पड़ रही है, प्रोविजनिंग अभी भी करनी पड़ रही है। हर क्वार्टर में उन्हें नुकसान का आकलन करते हुए पैसा अपनी पूंजी से निकालकर, पूंजी ही तो खा रहे हैं वो, पूंजी से निकालकर लगाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो पूंजी की सप्लाई है, जो डिपॉजिटर से आने वाली मनी है, चूंकि ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम जनरेशन है, कमाई कम है, तो डिपॉजिटर्स के पैसे कम पहुंच रहे हैं और रिटर्न भी कम हो रहा है। तो सरकार के सामने एक ही विकल्प है, वो कहीं से पैसा निकाले और बैंकों में डाले और उनको खड़ा करे, लेकिन फिर बैंकों में एनपीएस खड़े होंगे या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन करे। और इसलिए शायद ये एक्सपेरिमेंट इन 3 बैंकों के साथ होगा जिन 3 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का पर्चा या पेपर या सुझाव नीति आयोग ने दिया है। इसलिए बैंकों पर हमारी करीब से निगाह बनी रहेगी। हम लगातार अर्थात में एक क्वार्टर पर 3 महीने 4 महीने बाद बैंकों पे जानकारी देते रहें, क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था की इकलौती रीढ़ है। इन्हीं से निवेश की पूंजी जाती है, इन्हीं में हमारी बचत रखी है, इन्हीं से सरकार चलती है और इन्हीं से उद्योग चलते हैं, इन्हीं से कारोबार चलते हैं, और ये सब हमारी बचत है। बैंक किसी के नहीं है, बैंक सिर्फ और सिर्फ इस देश के करोड़ों डिपॉजिटर्स के हैं जो अपने पैसे रखते हैं बैंक में। और ये मानना, हमारे लिए समझना जरूरी है कि हम जब बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें मिलने वाला रिटर्न बहुत कम होता है, पर उसी बैंक का शेयर खरीदने वाला आदमी मार्केट में हमसे 2 गुना और 3 गुना रिटर्न लेता है, जो बैंक में पैसा नहीं रखता है। तो डिपॉजिटर्स को इस मामले में जागरूक होने की, समझने की, जानने की जरूरत है। अब जो आप पूछ रहे सवाल है कि क्या किया जाए, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, तो मैं सवाल को एंटीसिपेट कर रहा हूं सिद्धांत की, ये सवाल लोग पूछेंगे क्या किया जाए। करने की जरूरत यह है कि अगर आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो बैंक, अलग अलग बैंकों में बचत रखिए, एक बास्केट में सारे एग्स मत रखिए, 3-4-5 बैंकों में अपनी बचत बांटिए। पहला सवाल ये, ऐसी परिस्थिति में जो सुझाव है। दूसरा सवाल ये कि बैंकों के कामकाज पर, बैंकों के कामकाज से जुड़ी खबरों पर, उनके अंदर से आने वाली सूचनाओं पर बहुत गहरी नजर रखिए। खासतौर से आप अपने बैंक के कामकाज के ऊपर, अपने बैंक के नतीजों पर, उनके तिमाही नतीजे, उनको क्या हो रहा है, वो कितनी इक्विटी बेच रहे हैं, क्या, इस पर गहराई से नजर रखिए। और अगर कर सकते हो तो जिम्मेदार डिपॉजिटर और नागरिक होने के नाते जहां से हो सके, जिस मंच से हो सके, सरकार से सवाल पूछिए। सरकार से पूछिए कि बैंकों का क्या करेंगे, बैंकों के घाटे कौन भरेगा, ये मॉरिटोरियम का बोझ कौन उठाएगा, इसका नुकसान हम क्यों उठा रहे हैं। हम डिपॉजिटर के तौर पर पैसा रख के 5% रिटर्न पाते हैं और हमारे ही बैंक का शेयर खरीद लेने वाले को 12% रिटर्न मिलता है, जो 1 पैसा नहीं लगाता है। तो जिस मंच से हो सके, जहां से हो सके, अपनी बात कहिए, उन लोगों, जिम्मेदार लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए, उनसे पूछने की कोशिश करिए। उर्जित पटेल ने जो अभी किताब लिखी है, जो नई किताब आई है, किसी ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि उर्जित पटेल की किताब पर चर्चा करें, उनकी किताब काफी डिटेल है, पर उर्जित पटेल ने इस तरफ इशारा किया है, जो रिजर्व बैंक के अभी हालिया अभी छोड़े हुए गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कहा है, भारतीय बैंकिंग की सबसे बड़ी चुनौती हाउ टू सेव सेवर्स, बचतकर्ताओं को कैसे बचाया जाए। ये जो पूरी लोन लूट चलती है बड़े पैमाने पर, जिसमें कंपनियां लोन लेती हैं, फिर चुकाने से चूक जाती हैं, फिर बैंक्रप्सी कोड के दायरे में जाकर बच जाती हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर एक सामान्य लोन लेने वाला व्यक्ति है तो उसकी प्रॉपर्टी तो बैंक खींच ले जाता है, पर एक कंपनी है तो उसको लोन रिस्ट्रक्चर करने की भी सुविधा है, उसे बैंक्रप्सी कोड में जाके अपने आप को बैंक्रप्ट घोषित करने की सुविधा भी है, और उस बैंक उसका बैंक्रप्सी कोड के तहत, ये बात हमने पहले भी की है, ये बात हमने पहले भी तैयार है। पर यदि कोई एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी कोविड में फंसकर जिसकी जॉब चली गई, और अगर वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा है, तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगा, उसकी एसेट ले लेगा। तो ये जो दुविधाएं हमारी बैंकों को लेकर हैं, इन पर मुखर होकर सवाल पूछने की, जानकारी करने की, और उन लोगों से सवाल पूछने की जरूरत है जो हमारे आर्थिक भविष्य को लेकर, हमारी बचत के भविष्य को लेकर फैसले लेने के जिम्मेदार है। हाँ, मतलब एक सवाल भी था हमारे पास, दिलीप राजदेव हैं, वो पूछ भी रहे थे कि डू यू थिंक माय सेविंग्स आर सेफ इन माय बैंक अकाउंट। तो यही है कि एक बैंक में सेविंग सेफ है, सेविंग्स, ये भी समझना, जो सेविंग्स में रिस्क नहीं है, सेविंग सेफ है, क्योंकि सेविंग सेफ है, पर सेविंग्स पर रिटर्न सेफ है क्या, ये दूसरी चीज।
रिटर्न सेफ है क्या? क्या आपको आज हमारे पास रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया सिद्धांत, 7% की इन्फ्लेशन है भारत में, खुदरा इन्फ्लेशन जो सरकार रिपोर्ट कर रही है। व्यवहारिक रूप से बाजार में इन्फ्लेशन तो 10 से 11% है। अब आप हिसाब लगाइए, एक मोटा हिसाब लगाइए कि बैंक में अगर आपने 1 साल की एफडी रख रखी है उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? 5.5 से 6%। इन्फ्लेशन है 7%, जिंदगी जीने की लागत है आपकी 9%, आपकी बचत पर आपका रिटर्न है 6%, यानी आप निगेटिव, आप नुकसान में है, आप लॉस 3% के नुकसान में ही चल, आप माइनस में, और अगर आप उस पर टैक्स पे कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल रिटर्न तो 3-4% रह जाता है। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम पॉलिसी मेकर्स को सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे कि वो हमारे बारे में सोचें, वो हमारी पूंजी के बारे में सोचें जिस पूंजी से सरकार चल रही है, जिस पूंजी से कारोबार चल रहे हैं। अच्छा सर, चलते चलते वो सोने वाली बात कर लें, गोल्ड वाली, क्या है उसका हिसाब किताब पूरा? सोने में हमने लगातार तेजी देखी है। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे हमने पिछली बार अपने स्टॉक मार्केट वाले एपिसोड में भी इस बात पर चर्चा की थी कि आमतौर पर सोना संकट में चमकता है, क्योंकि दुनिया के बाजारों में पूंजी, सस्ती पूंजी की नदियां बह रही हैं। भारत को तो छोड़ने पर यूरोप, जापान और अमेरिका के बाजारों में जो इंटरेस्ट रेट है वो रियल इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से भी कम है, यानी वहां इन्फ्लेशन अगर 2% है तो वहां ब्याज दर 1% है, 0% है। तो इतनी सस्ती पूंजी जो है वो घूमकर सोने में पहुंच रही है, थी और पहुंच रही है। उसकी वजह यह है कि लोगों को पता है कि मैक्रो इकोनॉमी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में बड़े पैमाने पर ग्रोथ नहीं आनी है। स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन उनके लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा है, यानी अगर आज आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहें तो आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस भी धंधे, जिस कारोबार में काम कर रहा है, बहुत गारंटी इस बात की है कि उस धंधे में अगले 1 साल में कोई ग्रोथ नहीं होगी या माइनस में ग्रोथ होगी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास सरप्लस पैसा होता है, वो पैसे को डाइवर्ट करके सोने और चांदी में लगा रहे हैं। ग्राहक सोने चांदी का बाजार बहुत छोटा है और इसलिए वहां स्पेकुलेटिव बबल बनते हैं। सोना 50,000 रुपए से के ऊपर पहुंच गया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2,000 रुपए प्रति आउंस पे पहुंच गया, और यहां तक पहुंचने के बाद सोने में एक नेगेटिव ट्रिगर आना था ताकि लोग मुनाफा वसूली कर सकें, ताकि प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। इसलिए हमने पिछले 24 घंटों में, हम आज बात कर रहे हैं इस बार इसकी जब आज यहाँ बैठे हुए हैं बृहस्पतिवार को, तो बुधवार, मंगलवार को, बुधवार को हमने सोने की कीमतों में गिरावट देखी, करीब 4,045 रुपए। चांदी तो लोअर सर्किट तक आ गई। ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि लोगों ने इसको इस स्तर तक पहुंचा दिया था जहां से मुनाफा निकाला जा सकता था। पिछले साल सोने की कीमत 35-40 के आसपास थी और 50,000 के आसपास है, तो 10,000 रुपए का सीधा फायदा है, वो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, और सोने ने पिछले 3 महीने में स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया। आज भी जो परिस्थिति है, वो भले ही सोने में गिरावट दिखती हो, पर अर्थव्यवस्था की परिस्थिति सोने में निवेश के माकूल है, यानी सोने में आने वाले समय में बाइंग फिर आ सकती है। उसकी 2 वजह हैं, क्योंकि सोने की तुलना में स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत हाई हैं और ग्रोथ रिस्क में है, क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ नहीं, तो सोना चीपर है रिलेटिवली स्टॉक प्राइसेस की तुलना में। दूसरी चीज है कि जब तक क्राइसिस रहेगी सोना चमकता रहेगा, और तीसरी बात है कि जब तक दुनिया भर की सरकारें सस्ती करेंसी छोड़ना या सस्ती मुद्रा छोड़ना नहीं बंद करेंगी, इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से ऊपर नहीं जाएंगे या इन्फ्लेशन के बराबर नहीं होंगे, ये पूंजी कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव बबल बनाती रहेगी। तो ये स्पेकुलेटिव बबल जो है, जो ये बबल है, ये सोने में भी बन रहा है, स्टॉक में भी बन रहा है। ये दोनों चीजें हमने पिछली बार इस पर चर्चा की थी। तो सोने का आउटलुक सतर्क रहने वाला आउटलुक है। यहां से एक बार खरीद वापस आने की संभावना जितना हम समझ पा रहे हैं उसे देखते हुए, पर एक सतर्क आउटलुक है। सोना बहुत अच्छा निवेश कभी नहीं होता। सोने के मामले में माना जाता है कि सोना बहुत क्वालिटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अभी माहौल कुछ ऐसा है, बाजार में सस्ती पूंजी उपलब्ध है, अर्थव्यवस्था में संकट मौजूद है, और यही सारी चीजें सोने को चमकाती हैं। यही सारी चीजें सोने को चमकाती हैं। और ये रहा हमारा आज का एपिसोड अर्थात का। कैसा लगा आप लोगों को हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हमारा वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए द ललन टॉप ऐप। सारे वीडियो, किस्से, कहानियाँ, खबरें, सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुँच जाएगा। साथ में है अंशुमान तिवारी, मैं सिद्धांत हूँ, आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया, धन्यवाद।